पर विश्वास कर सकते हैं? अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के 204 वर्षों में सत्ता में आने पर गैंगस्टर ने सबसे पहला काम भाई कियान का बदला लेने के लिए किया था। यह साजिश कुछ हद तक तत्कालीन राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों बुश और कैरी के समान थी। प्रतियोगिता में मुख्य बिंदु थे कि 9/11 घटना के मास्टरमाइंड को कैसे पकड़ा जाए। इसने बिन लादेन को ग्रह पर सबसे वांछित व्यक्ति भी बना दिया। साथ ही वर्जीनिया में CIA मुख्यालय में विशेष बल जो खोज के लिए जिम्मेदार थे, क्योंकि 3 साल पहले बिन लादेन ने लगभग सभी सुराग काट दिए थे। वे अब भी मानते थे कि बिन लादेन को 201 में तुरंत पकड़ लिया गया था। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को संदेह था कि बिन लादेन था अल कायदा के पूर्वी क्षेत्र की एक गुफा में। हालांकि अमेरिकी विशेष बलों की छापेमारी के दौरान बिन लादेन पहले ही भाग गया था, लेकिन फिर भी उन्होंने उनमें से लगभग 20% को पकड़ लिया, जिनमें से कम एक व्यक्ति ने अंततः मोहम्मद सहित अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को सुराग प्रदान किया खट्टा, जिसे शुरू में CIA ने निशाना बनाया था। हमने उस पर तब तक ज्यादा ध्यान नहीं दिया जब तक हमें फिंगरप्रिंट तुलना और बड़ी मात्रा में निगरानी के माध्यम से पता नहीं चला कि वह 9/11 घटना के नेता अत्तार का करीबी था, जिसने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के उत्तरी टावर पर हमला करने के लिए एक उड़ान का संचालन किया था। फिर फौरू से पूछताछ के माध्यम से CIA को भी संगठन के बारे में बहुत कुछ पता चला। संगठन के लिए काम करने वाले एक व्यक्ति जुबैदा को 203 महीने बाद गिरफ्तार कर लिया गया। उसने अल कायदा के ऑपरेशन कमांडर खालिद को CIA को सौंप दिया। 1 साल बाद खालिद को भी गिरफ्तार कर लिया गया और वह कुवैती निकला। इस समय किसी ने भी नहीं सोचा था कि वह कुवैती घटना का प्रमुख होगा। कुछ साल बाद बिन लादेन की खोज की गई। जल्द ही CIA एजेंटों ने अल कायदा का संरचनात्मक संबंध आरेख तैयार करने के लिए इस खुफिया जानकारी का उपयोग किया, लेकिन फिर भी उन्हें बिन लादेन का ठिकाना नहीं पता था। लेकिन उन्हें पता था कि बिन लादेन संगठन के सदस्यों को संदेश भेजेगा। इसलिए अगले कुछ वर्षों में वे निगरानी रिकॉर्डिंग के माध्यम से उन्हें पता चला कि बिन लादेन ने अल कायदा के भीतर नेतृत्व के सदस्यों के साथ कैसे संवाद किया। इस स्थिति के जवाब में CIA ने अपनी रणनीति को समायोजित किया और 204 साल पहले तुर्की कुर्द सुरक्षा को जानकारी पहुंचाने वाले कुरियर का पता लगाने के लिए तैयार किया बलों ने गू नामक एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। अंततः गोल्ड को बिन लादेन के नाम एक पत्र के साथ अमेरिकियों को सौंप दिया गया। उनसे पूछताछ के दौरान उन्हें पता चला कि बिन लादेन को खोजने में एक प्रमुख व्यक्ति उनकी नजर में आया था। व्यक्तिगत संदेशवाहक एक कुवैती था। हालांकि बाद के वर्षों में कब्जे और खोज के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका ने तथाकथित उन्नत पूछताछ तकनीकों के माध्यम से कुछ महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की, लेकिन यह जानकारी कैदियों द्वारा प्रदान की गई खुफिया जानकारी नहीं थी जब उन्हें विभिन्न यातनाओं के अधीन किया गया था। विशेष स्थिरता जांच फिर से संकट में थी, लेकिन अचानक 207 वर्षों में CIA को उस व्यक्ति से एक सूचना मिली जिसे वे तलाश रहे थे। कुवैती की वास्तविक पहचान के बारे में जानकारी से पता चला कि कुवैती का असली नाम अहमद था, जो एक पाकिस्तानी था। उसका परिवार हाल ही में कुवैत आया था, लेकिन 20वीं सदी की 6ठी तारीख तक कुवैती और अन्य कर्मियों ने संचार के लिए मोबाइल फोन का उपयोग करना शुरू नहीं किया था। इस पद्धति से उनकी भौगोलिक स्थिति निर्धारित करना संभव हो गया। NSA को तीसरे पक्ष के देशों से फोन नंबर प्राप्त करने में अधिक समय नहीं लगा, जिनके कुवैतियों से जुड़े होने का संदेह था। अनगिनत बातचीत की निगरानी के बाद उन्हें ऐसे लोग मिले जो छवि के अनुरूप थे। कुवैत के CIA एजेंटों ने पाया कि यह व्यक्ति प्रतिनिरीक्षण करने में बहुत सक्षम था। जब वह पेशावर के आसपास के इलाकों में था तो उसका मोबाइल फोन ज्यादातर समय बंद रहता था। अधिक निश्चित है कि यह एक कुवैती था। उसने अंततः 1 अगस्त 2018 को उसकी हत्या कर दी। एक पाकिस्तानी CIA एजेंट पेशावर में उसकी कार में उसकी पहचान करने में कामयाब रहा। घर जाते समय गुप्त रूप से उसका पीछा किया गया। जब एजेंटों ने उस विशाल परिसर को देखा जहां कुवैती रहते थे, तो उन्होंने सोचा कि कुवैती शायद बिन लादेन के साथ रह रहे थे। हालांकि वॉशिंगटन में सरकार पूरी तरह से निश्चित नहीं थी कि बिन लादेन वास्तव में पाया गया था या नहीं। राष्ट्रपति ओबामा के आदेश पर उन्होंने तुरंत एक विशेष बल जुटाया। 1 जनवरी को स्थानीय समयानुसार रात 11 बजे गुप्त स्टील्थ तकनीक से लैस 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टरों ने गलालाबाद हवाई अड्डे से उड़ान भरी। उसी समय अमेरिकी सरकार ने इसे गोपनीय रखने के लिए पाकिस्तान को सूचित नहीं किया। हालांकि बिन लादेन का निवास पाकिस्तान सैन्य अकादमी के बगल में स्थित है, लेकिन चमत्कारी बात यह है कि उन्होंने इसे केवल 15 मिनट में पूरा कर लिया। इस बात पर अफसोस करना होगा कि अमेरिकी विशेष बल अद्भुत हैं। बिन लादेन को मारने के लिए सैनिकों द्वारा किया गया पूरा ऑपरेशन वास्तव में केवल 15 मिनट का था। जब CIA ने सुरागों के आधार पर उस परिसर की खोज की जहां बिन लादेन पाकिस्तान में रहता था, तो उन्होंने अगले कुछ महीनों में परिसर को लगभग समझने के लिए जासूसी गतिविधियों का इस्तेमाल किया। 3 मंजिला इमारत का हर विवरण अभी भी कैप्चर नहीं किया गया था, लेकिन लंबे समय तक अवलोकन के बाद उन्होंने अनुमान लगाया कि यह बिन लादेन का छिपने का स्थान था। साल में 4 महीने अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा ने एक ब्रीफिंग सुनी। ऑपरेशन के विवरण ने ऑपरेशन को मंजूरी दे दी। ऑपरेशन को ऑपरेशन नेपच्यून का एंकर कहा गया। जिन लोगों ने ऑपरेशन को अंजाम दिया वे SEAL टीम 6 थे। 1 जनवरी की शाम को ओबामा और उनकी राष्ट्रीय सुरक्षा टीम गई। ऑपरेशन शुरू होने के बाद उसका निरीक्षण करने के लिए कक्षों ने ड्रोन द्वारा प्रेषित रात्रि दृष्टि छवियों के माध्यम से पूरी चीज को देखा। हालांकि यह सतह पर किया गया था। स्टैंड बाय पर मौजूद लोगों में 24 SEALs और एक कुत्ता था, लेकिन उन्हें कुत्ते संचालकों, अनुवादकों और खुफिया कर्मियों सहित 69 अन्य सहायक कर्मियों द्वारा सहायता प्रदान की गई। 2 हेलीकॉप्टर सुबह लगभग 3:30 बजे एबोटा में उतरे। कंपाउंड स्टैंड बाय पर था। स्टील्थ ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर परिसर के ऊपर मंडरा रहे थे। पहले हेलीकॉप्टर ने रस्सियों को तैनात किया और टीम को जमीन पर उतारा। हालांकि हेलीकॉप्टर को असामान्य शोर के बीच दुश्मन की आग से नहीं बुझाया गया था। भंवर कहा जाता है। घूमने की स्थिति में हेलीकॉप्टर असंतुलित हो गया और परिसर की दीवार के पीछे से गुजर गया। हालांकि आपातकालीन लैंडिंग के बाद SEAL टीम और चालक दल सुरक्षित थे। इतने बड़े पैमाने के ऑपरेशन का सामना करते हुए बिन लादेन के परिसर में कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। जल्द ही एक और हेलीकॉप्टर परिसर के बाहर सुरक्षित रूप से उतर गया और बमों की आवाज सुनते ही कमांडो परिसर में घुसने लगे। मिश्रण बेटे ने सीढ़ियों का अनुसरण किया और जल्द ही पहली मंजिल पर पहले कमरे में 2 वयस्क पुरुषों को पाया, लेकिन उनमें से कोई भी बिन लादेन नहीं था। बाद की खोज के दौरान उन्होंने पाया कि प्रत्येक मंजिल पर बच्चों का एक समूह था। ऐसा नहीं लगता कि यह आतंक के कारण आतंकवादियों का घर है। आतंकवादी आमतौर पर अपने परिवारों को वहां नहीं रखते थे। जब वे दूसरी मंजिल पर पहुंचे तो उन्हें अधिक प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। बाद में SEAL मार्क ओवेन ने लिखा गोलाबारी के बारे में। उन्होंने कहा कि कुवैती सशस्त्र थे और उन्होंने उन पर गोली चला दी,
जिससे एक सील्स मामूली रूप से घायल हो गया। उन्होंने जवाबी कार्रवाई की और उसे मार डाला, लेकिन खुफिया सूत्रों ने बाद में खुलासा किया कि सील्स ने उसे काटकर हिरासत में ले लिया, परिसर पर हमला किया और बिना किसी प्रतिशोध के उसे मार डाला। फिर जब सील्स कमरे में आगे बढ़े तो प्रतिरोध और अधिक तीव्र हो गया। जब वे फिर से सीढ़ियों पर चढ़े और एक दुश्मन को मार डाला तो सील ने पुष्टि की कि वह बिन लादेन का बेटा था, जो बिन लादेन का पीछा कर रहा था क्योंकि वह यहां था। यह संभव था कि जब उन्होंने 3/29 पर हमला किया तो उसके पिता दूर नहीं थे। सुबह जब वह तीसरी मंजिल में दाखिल हुआ तो बिन लादेन, जो दूसरों की तुलना में पहले भागने के लिए जाना जाता था, निहत्थे ही सील्स का सामना कर रहा था। उसने डीली टाइट फिटिंग जैकेट पहनी हुई थी जो वह अक्सर पहनता था। वीडियो जब उसने अपना सिर शयनकक्ष से बाहर निकाला तो सील्स ने देख लिया। पहुंचने के बाद उसने तुरंत उसे गोली मार दी और घायल कर दिया और फिर उसका शयनकक्ष में पीछा किया और पीछे छिप गया। उनमें से अधिकांश नागरिक थे और संयुक्त राज्य अमेरिका ने उन्हें परिसर के बाहर नियंत्रित किया, एक बिन लादेन की घायल पत्नी को छोड़कर, जो सफाई अभियान के दौरान अरबी भाषा में सील्स को डांटती रही। उनमें से अधिकांश ने कोई प्रतिरोध नहीं किया। जल्द ही सील्स आगे बढ़ गईं। महत्वपूर्ण खुफिया जानकारी या सबूत और बिन लादेन का शव पाकिस्तानी सेना द्वारा खोजे जाने से बचने के लिए छोड़ने से पहले कम ऊंचाई पर उड़ते रहे, जो परिसर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया ऑन ऑपरेशन से पहले, क्योंकि यह गुप्त सुविधाओं से सुसज्जित था और इसमें अमेरिकी सेना की क्षमताओं के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी थी। मिशन के लिए एक बैकअप हेलीकॉप्टर जल्द ही शेष सील्स को हटाने और पहले हेलीकॉप्टर से मिलने के लिए आया। सुरक्षा और यथाशीघ्र सटीक जानकारी प्राप्त करने के लिए ऑपरेशन बिन लादेन के मिशन से 3 गुना अधिक वे बगराम हवाई अड्डे पर उतरे, क्योंकि बिन लादेन गुजर गया। उनमें से अधिकांश नागरिक थे और संयुक्त राज्य अमेरिका ने अक्सर स्टैंड इन का उपयोग किया जाता है। कई बार ऐसा हुआ है कि कुछ लोगों को लगा कि उसे मार दिया गया है और कुछ नहीं हुआ है, इसलिए हर कोई उत्सुकता से शव की प्रारंभिक जांच के नतीजों का इंतजार कर रहा है। वास्तव में मर चुका है। इसलिए 2011 पूर्वी समय 5 जनवरी की शाम को राष्ट्रपति ओबामा ने उस रात टेलीविजन पर एक आकस्मिक भाषण दिया, जब उन्होंने बिन लादेन आतंकवादी हमले में मारे गए कई लोगों को श्रद्धांजलि दी। यह पूरे देश में फैल गया। यह ओबामा के दोबारा राष्ट्रपति चुने जाने का कारण भी बना। लेकिन बिन लादेन के शव के साथ क्या किया जाए, इसके निपटारे के लिए कोई और रहस्य नहीं बचा था। एक समस्या, कोई भी उसका शव नहीं चाहता था। बिन लादेन को पृथ्वी पर लगभग हर देश चाहता था, यहां तक कि जिस देश में उसने शरण मांगी थी वहां कोई भी उसकी कब्र बनाने को तैयार नहीं था। हर साल अपने देश में अल कायदा तीर्थयात्रा करना चाहता है, लेकिन अमेरिकी सरकार उसका अंतिम संस्कार क्यों नहीं कर देती? क्योंकि दाह संस्कार इस्लामिक परंपरा के खिलाफ है। कहा जाता है कि हालांकि इस आतंकवादी नेता से अमेरिकी नफरत करते हैं, लेकिन वे उसकी मान्यताओं का सम्मान करते हैं। लेकिन सबसे बड़ा कारण यह हो सकता है कि बिन लादेन के अनुयायी शायद बहुत नाराज होंगे यदि उन्होंने ऐसा किया। अमेरिकी सरकार चाहती थी कि सऊदी अरब सरकार शव के निपटान को मंजूरी दे। लादेन सैद्धांतिक रूप से एक सऊदी नागरिक था। सऊदी अरब उस समय संयुक्त राज्य अमेरिका का एक महत्वपूर्ण सहयोगी था। सऊदी अरब की प्रतिक्रिया थी कि जब तक उन्हें इससे निपटने की अनुमति नहीं थी तब तक उन्हें इसकी परवाह नहीं थी। अंत में अमेरिकी सरकार ने बिन लादेन को समुद्र में दफना दिया। उसके शरीर को मुसलमानों के धार्मिक अधिकारों के अनुसार लपेटा गया और लकड़ी के तख्ते के साथ सैकड़ों पाउंड की चेन वाले एक बैग पर रखा गया। समुद्र में नाव चलाने से यह सुनिश्चित हो गया कि किसी भी वफादार अनुयायी या दुश्मन को कभी भी उसकी कब्र नहीं मिलेगी। लेकिन फिर भी बिन लादेन के जीवित होने के बारे में साजिश के सिद्धांत अभी भी जारी हैं। हालांकि बाद में बिन